नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया का, मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो पेपर होने वाला है 1200 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और अभी तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, आपके लास्ट के 1-2 पेपर बचे हुए और अपने भी 2000 सब्सक्राइबर कम बचे हुए। कितने? 2000 सब्सक्राइबर कम बचे हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अपने 30,000 सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हो जाए। भाई कर दो भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। साथ साथ ये पीडीएफ आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। कहां पर देखने को मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कर दे। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। कहां पर आ जाना है? फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना। इस फाइल वाले सेक्शन पे आने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सर्च कर लेना और सर्च करना आपको हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री सर्च करोगे, हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर आरयू के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। किसके नाम से? हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर आरयू के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। इस पे क्लिक कर देना और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ लेने। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सबके लिए कॉन्सेप्ट बना रखा है, अच्छे से पढ़ लो। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों की आलोचनात्मक निबंध लिखिए। क्या करना है? दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी ऐतिहासिक स्रोत हुए, क्या हुए, जितने भी ऐतिहासिक स्रोत हैं उससे संबंधित आपको क्या, एक आलोचनात्मक निबंध लिखना है। क्या करना है? एक आलोचनात्मक आपको निबंध लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी का इतिहास मुख्य रूप से ऐतिहासिक साक्ष्य व विदेशी यात्राओं का विवरण देखने को मिलता है। मतलब अगर अपन देखें दिल्ली सल्तनत की बात करें 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, तो उसमें क्या है, बहुत से ऐतिहासिक साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्या हो गया? बहुत से हिस्टोरिकल एविडेंस देखने को मिलते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के विदेशी यात्राएं, अलग अलग प्रकार के जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने यहाँ पर आकर अपना क्या किया, यहाँ पर वो आए और इन्होंने अपनी यात्राएं की। पुरातात्विक स्रोत भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पुरातात्विक स्रोत भी देखने को मिलते हैं। आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर जो प्राचीन जो राजा थे उनके द्वारा क्या किया गया, कोई आपके सामने कोई स्तंभ पे लिखी गई अपनी ऐतिहासिक चीजें, कोई इन्होंने अपना प्रशस्ति लिखवाई, इस प्रकार से साथ के साथ कोई ताम्रपत्र लिखाया, किसी ने अपने इतिहास में अपने कोई जो राज कवि हुआ करते थे उनसे अपने बारे में लिखाया। तो अलग अलग प्रकार का आपके सामने साहित्य देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अलग अलग प्रकार का अपना साहित्य देखने को मिलता है। इन स्रोतों का आलोचनात्मक विश्लेषण संतुलित काल की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति को समझने पर बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्या है? जितने भी जो ऐतिहासिक स्रोत दिए गए हैं, जितने भी जो ऐतिहासिक स्रोत दिए हैं, हम अगर उनको वास्तविक तरीके से समझते हैं, भाई जितने भी, अगर कोई अमीर खुसरो ने किसी के बारे में लिखा है ना, तो उससे अपन क्या, उस समय के वो राजा क्या क्या करते थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब चीजों के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो यही है, उस समय की राजनीति कैसे हुआ करती थी, उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी हुआ करती थी, उन सब चीजों को भी हमें विस्तृत रूप से ज्ञान मिलता है इन सब चीजों के माध्यम से। ऐतिहासिक स्रोतों की तवारीख क्या है भाई? आपके सामने ऐतिहासिक स्रोत क्या थे? सल्तनत काल के अधिकांश लेखक दरबारी विद्वान थे और उन्होंने फारसी भाषा में त्वारिख इतिहास लिखे। मतलब सल्तनत काल में अधिकतर क्या हुआ करते थे, सल्तनत काल में जो राजा हुआ करता था ना, वो अपने यहाँ पर कोई राजकवि या आपके सामने कोई ना कोई इस प्रकार का एक व्यक्ति रखता था जो उसके बारे में साहित्य लिखता था। समझ में आ गया? और उन्होंने फारसी भाषा में साहित्य लिखा। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में साहित्य लिखा है। उसका नाम क्या है? त्वारिख के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है उसको? त्वारिख के नाम से उसको जाना जाता है। पहला था मिनहाज उल सिराज। क्या था? मिनहाज उल सिराज था। कौन भाई? मिनहाज उल सिराज को हम जानते हैं। पहला था मिनहाज उल सिराज। सल्तनत काल के अधिकांश लेखक दरबारी विद्वान थे जिन्होंने फारसी भाषा में त्वारिख लिखे, और उसके जो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है मिनहाज उल सिराज। उनकी कृति तबकात ए नासिरी गुलाम वंश के इतिहास का सबसे प्रमाणिक स्रोत है। क्या है? उनके द्वारा जो कृति लिखी गई है तबकात,
तबकात ए नासिरी, जो उनके द्वारा जो साहित्य कृति लिखी गई है, तबकात ए नासिरी, वो गुलाम वंश का जो इतिहास है उसका सबसे शानदार साहित्य है। क्या है? उनका सबसे शानदार साहित्य में से एक है क्या? तबकात ए नासिरी। कौन सी? तबकात ए नासिरी। समझ में आ गया? गुलाम वंश जो हुआ करता था, जो पहला आपके सामने, जिसमें इतुलमिश था, बलमज था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना, इन सब जो रजिया सुल्तान थी, इन सब के समय में जो साहित्य लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखा गया। यह धार्मिक और दरबारी दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रहा भाई, क्योंकि एक पहली बात तो है, गुलाम वंश था, वो इस्लाम धर्म से संबंधित रखता था, तो उनके समय क्या धार्मिक प्रवृत्तियां हुआ करती थी वो लिखी उसने, और उस समय का वहां के राजा क्या क्या करते थे उसके बारे में उसने लिखा, क्योंकि वो दरबारी कवि था। समझ में आ गया? तबकात नासिरी अच्छे से रट लेना, कंपटीशन में भी प्रश्न आता है। अगला था जियाउद्दीन बरनी। इनकी तारीख फिरोज शाही राजनीतिक दर्शन और प्रशासन का उत्कृष्ट विवरण देती थी। क्या है? इनके द्वारा तारीख ए फिरोज शाही लिखी गई, जो क्या करती थी? राजनीतिक दर्शन और प्रशासन के बारे में अच्छे से विवरण देती थी। जियाउद्दीन जो बरनी है, उनके द्वारा तारीख फिरोज शाही लिखी गई, जो क्या करती थी? राजनीतिक दर्शन, उस समय का राजनीति कैसे हुआ करती थी उसके बारे में बताती है, और प्रशासन के बारे में भी विशिष्ट रूप से बताती है। उन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखी, जो राजनीतिक दर्शन और प्रशासन के बारे में बताया करती थी कि उस समय का समाज है उसमें राजनीति कैसे हुआ करती थी। समझ में आ गया? उस समय के समाज में राजनीति कैसे हुआ करती थी, और प्रशासन, उस समय का प्रशासन कैसे हुआ करता था, उसके बारे में वो विस्तार से बताती है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो बरनी का विचार कट्टरवादी था। अगर अपन देखें जियाउद्दीन बरनी के बारे में देखें तो वो कट्टरवादी विचारधारा का व्यक्तित्व था। कैसा था? कट्टरवादी विचारधारा का व्यक्तित्व था, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की उदारवादी नीतियों की क्या की थी? कड़ी आलोचना की थी। समझ में आ गया? तो उसने भाई वो क्या था? वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तुगलक वंश है ना, उसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक था, उन्होंने जो उदारवादी नीतियां दिखाई समाज में, समाज का भला करने के लिए की, है ना, दूसरे धर्मों को भी सामंजस्य स्थापित करने की प्रयास किया, उसके बारे में इसने जियाउद्दीन बरनी ने क्या किया? उसकी आलोचना की थी। समझ में आ गया? थोड़ा कट्टरपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति हो। अगले वाले व्यक्ति थे अमीर खुसरो। इनकी रचनाएं जैसे खजाइन उल फुतुह अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन करती है। क्या होती है? इनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो रचनाएं लिखी गई, खजाइन उल फुतुह, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो विजय प्राप्त की गई, उनके द्वारा क्या की गई? अलग अलग प्रकार की जो विजय प्राप्त की गई उसके बारे में वर्णन करती है। चूंकि खुसरो एक दरबारी कवि थे, क्या थे? खुसरो एक प्रकार के दरबारी कवि के रूप में उनको जाना जाता है, इसलिए उनके लेखन में अलंकारिक भाषा व सुल्तान की प्रशंसा अधिक देखने को मिलती है। इससे क्या होता है? उनके लेखन में क्या मिलती है? अलंकारिक भाषा देखने को मिलती है। क्या होती है? अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, और सुल्तान की भी प्रशंसा देखने को मिलती है। सुल्तान की क्या देखने को मिलती है भाई? प्रशंसा देखने को मिलती है। जो सुल्तान है वो उस समय क्या क्या करता था उसके बारे में बताया था। भाई सीधी सीधी बात है, जो अमीर खुसरो है वो तो बात यही, अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ जठिया आक्रमण है करता, उठे चल जातो और खया करता, यो किलो तो कोई काम कोई को नहीं। अलाउद्दीन खिलजी बोलियो अया खई कि किला नो बाल बराबर कुछ समझूर कोई ना खतो मेरा कोई अया को एक एक आदमी मेरा का किला तोड़ दे, अया की बढ़ा चढ़ा के अलाउद्दीन खिलजी की बढ़ाई करते रहते। क्योंकि कुछ तो अलाउद्दीन खिलजी की भाई योग्यता इतनी अच्छी थी कि उसने काफी किलों पर विजय भी स्थापित की। कुछ अमीर खुसरो की भी देन है, उसने खूब बढ़ा चढ़ाकर साहित्य को प्रस्तुत किया। अगले वाला पॉइंट है विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों ने तत्काल समाज में एक निष्पक्ष और बाहरी दृष्टिकोण प्रदान किया। विदेशी जितने भी यात्री हैं इन्होंने समाज के बारे में क्या किया? एक निष्पक्ष और बाहरी दृष्टिकोण प्रदान किया। क्यों किया? क्योंकि ये बाकी के जितने जो कवि बताए ये दरबारी कवि थे। दरबारी कवि मतलब कोई राजा के सानिध्य में रहकर काम करने वाले। राजा उनको क्या है, जो लिखते थे उसके बदले पैसे देता था। अब भाई आपको अगर कोई व्यक्ति पैसे दे उसके बदले काम कराए तो आप 5-10 चीजें तो बढ़ा चढ़ाकर पेश करोगे ना। तो बस वही बात है। बाकी के जो जितने भी थे इन्होंने अपने राजाओं के बारे में अगर किसी ने कम दिया तो कब उसकी आलोचना कर दी, और किसी ने ज्यादा दे दिया तो उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। बाकी अगर हमें वास्तविक उस समय के समाज और राजाओं की स्थिति के बारे में जानना है तो विदेशी यात्रियों को हमें विस्तृत रूप से पढ़ना चाहिए। विदेशी यात्रियों ने तत्काल समाज में एक निष्पक्ष व बाहरी दृष्टिकोण प्रदान किया। क्या क्या? समाज की एक वास्तविक घटना के बारे में बताया कि समाज था कैसा, और बाहरी दृष्टिकोण और समाज का जो दृष्टिकोण है उसके बारे में भी बात की। पहले है इसमें इब्न बतूता। मोरक्को के इस यात्री की पुस्तक रिहाला मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल
डाक व्यवस्था और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में बताती है। पहला व्यक्ति आता है इब्न बतूता, आता कहां से? मोरक्को से। इंपॉर्टेंट पर्सन है, कंपटीशन में पर्सन ज्यों का त्यों देखने को मिलता है। मोरक्को, इब्न बतूता कहां से आया था? समझ में आ गया, मोरक्को से आया था। यह पर्सन बहुत ज्यादा, उसने और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और उसके द्वारा रिहल्ला लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों पर्सन कंपटीशन के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एसएससी की तैयारी करते हो तो फेवरेट पर्सन है ना, और अपने राजस्थान गवर्नमेंट की कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। इनके शासनकाल, डाक व्यवस्था व सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में भी विस्तृत रूप से ये चीजें बताती हैं। मार्को पोलो, इन्होंने दक्षिण भारत और सल्तनत काल में व्यापारिक संबंधों पर प्रकाश डालती है। मार्को पोलो ने क्या किया? दक्षिण भारत उनका कैसा हुआ करता था और उनके सल्तनत के व्यापार, उनके जो सल्तनत हुआ करती थी उसमें लोगों के व्यापारिक संबंध कैसे हुआ करते थे। समझ में आ गया। मार्को पोलो दक्षिण, ये वो व्यक्तित्व थे जिनके बारे में कंपटीशन में तो कम सवाल आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दक्षिण भारत में आने वाले पहले व्यक्तित्व में थे। और सल्तनत काल में सामाजिक व्यवस्था कैसे थी, उनके लोगों के साथ व्यापारिक संबंध कैसे थे, उसके बारे में इसने बताया है। पुरातात्विक मुद्रा साक्ष्य, पहला स्थापत्य कला, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद के किले भारतीय इस्लामी वास्तुकला के विकास और जो सुल्तानों की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उस समय की अगर अपन स्थापत्य कला की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत स्थापत्य कला देखने को मिलती है, जिसमें चाहे कुतुब मीनार हो गया, चाहे कोई अलाई दरवाजा हो गया, चाहे तुगलकाबाद का किला हो गया। इसमें भारतीय व इस्लामी जो वास्तुकला है, भारतीय कला हो गई और जो इस्लाम धर्म से संबंधित जो आपके सामने वास्तुकला है उसके विकास देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? उसका विकास देखने को मिलता है कि उसमें समाज में कैसे इस प्रकार का जो वास्तुकला का विकास हुआ था। मुद्रा शास्त्र, इल्तुतमिश द्वारा जारी टका और जित्तल के उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में बताते थे। टका चांदी का, जित्तल आपके सामने तांबे का हुआ करता था, है ना। ये सिक्के हुआ करते थे, टका चांदी का और जित्तल आपके सामने तांबे का सिक्का देखने को मिलता था। तो उस समय इल्तुतमिश ने वो जारी कर दिए थे। गुलाम वंश का पहला दूसरा शासक मान सकते हैं अपन, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक के रूप में देखें तो उसके बाद इल्तुतमिश आता है। उसने ही उस समय के चांदी के सिक्कों का निकालना शुरू कर दिया तो समझ सकते हो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा मजबूत थी। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत शानदार थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की विफलता के सिक्कों के माध्यम से स्पष्ट होती है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या सांकेतिक सिक्के बनाने का प्रयास किया, है ना, जो एक क्या विफल परियोजना थी, इसलिए इसके बारे में भी पता चलता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन, सल्तनत कालीन स्रोतों की सबसे बड़ी सीमा यह है कि दरबारी केंद्रित है। मतलब अगर अपन सल्तनत कालीन साहित्य की बात करें तो इसमें सारी बढ़िया चीजें हैं, लेकिन कमी यही है कि इसके जो राजा हैं, इनके जो कवि हैं, वो उन राजाओं के सानिध्य में काम किया करते थे। दरबारी कवि हैं वो राजाओं के सानिध्य में काम किया करते थे और उनके सानिध्य में क्या है, दरबारी कवि के रूप में बनकर रह गए। किस रूप में? दरबारी कवि बनकर रह गए। समझ में आ गया। इनमें आम जनता, किसानों व ग्रामीण जीवन की उपेक्षा की गई। इसमें क्या है, इन्होंने राजाओं के बारे में जीवन को ज्यादा लिखा। इसमें किसान हो गया, ग्रामीण जीवन हो गया, आम जनता का जीवन कैसा था उसके बारे में चीजें नहीं लिखी गई। लेखकों ने अक्सर अपने संरक्षक सुल्तानों को खुश करने के लिए उनकी विफलताओं को छिपाया। और क्या क्या भाई, आपके सामने अब अमीर खुसरो है, उसने अलाउद्दीन खिलजी ने चाहे कितनी गलतियां की हो, वो खुद हार भी गया, वो तो एक तो उसने हार लिखी नहीं होगी। समझ में आ गया। तो यही है, उन्होंने क्या किया, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए क्या विफलताएं हैं जो उनके शासकों की, उनको छिपाया। क्यों छिपाया? क्योंकि भाई दरबारी कवि थे, पैसा चाहिए था उनको। अंततः संतुलित इतिहास उन फारसी स्रोतों का मिलान समकालीन व गैर फारसी साहित्य और पुरातात्विक खोजों के साथ करना आवश्यक है। अगर अपन सिर्फ दरबारी कवि पे आप नहीं टिक सकते, आपको जो अन्य जो विदेशी यात्री आए उनके साथ और पुरातात्विक जो इतिहास है उसको मिलाकर हम देखेंगे, तभी हमें पूरी की पूरी वास्तविकता के बारे में पता चलेगा। तो यही है दिल्ली सल्तनत काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों का अपने आलोचनात्मक विवरण देखा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।